नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना रमानाथ देवीदीन के घर रह रहा है। देवीदीन उससे घर पर खबर करने की कहता है और ये भी कहता है कि वो खुद जाकर उसके घर उसकी सारी खबर ला कर देगा। रमानाथ कहता है घर जाने के लिए कपड़े बनवाने पड़ेंगे। देवीदीन उसके लिए कपड़ों के सैंपल भी लेकर आता है, लेकिन रमानाथ फिर भी घर जाने के लिए मना कर देता है। आइए आगे सुनते हैं। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। ये नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन भी दिया गया था। नक्शा असा के ऐसा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ कि ये बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी कोई परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे रहा नहीं गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है। तो मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपनी सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग्य था और उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। देख कर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, ये नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं इसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। जरा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिरकर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा है। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाए। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सबका नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन तक दिमाग लड़ाने के बाद उसे इसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचें लगाईं, मूँछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवीदीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवीदीन, जानता क्यों नहीं हूँ? यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे नहीं मालूम? जो प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल हो आया है। रमा, आज जरा वहाँ तक जाओगे? देवीदीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं नहीं जा सकूँगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर तो नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में नहीं पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम भी है और मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे ये इनाम मिल जाएगा। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है। नहीं तो मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से ये नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा। देवीदीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूँ?
देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर जाएं। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, तो मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब की तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में रहते हैं, फिर घूमने फिरने चल देंगे तो 10 बजे से पहले नहीं लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना, क्या हर्ज है? देवीधर ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर से आएगी। यह कहते हुए देवीधर ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गू साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई, पसीने में तरबतर। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती। जग्गू ने पूछा, वे कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर का सिर का टोकरा उतरवाया और ज़मीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखियाँ जलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर मर कमाऊं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिएं। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखे की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हों। मैं कौन सा हरदम देखती रहती हूँ? मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो, हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रख के नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोएं तो कह देना, कोई कहता था। मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट नहीं भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान से जाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टांग दो, बाजार में तो जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छवड़ियों में चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती और हिसाब भी लिखती जाती। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीज़ों को तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण बाद बोली, दूसरी कोई और औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ ये नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच ही जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज़ वस्त बनवा लेती हूँ तो वह आँखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं पता था तो क्या करूं? छाती फाड़ के मर जाऊं? मांगे से तो मौत भी नहीं आती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे क्या चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी ये संसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। तो बुढ़िया ने सगर्व नज़रों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि ये जोड़ी तो महाब्राह्मण को दे दो, तुझे देख देख कलंक होगा। मैंने कहा, ये जोड़ी मेरे लालों की जुफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया। रमा ने जग्गो को माया और डोफ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि इसका हृदय कितना स्नेह है, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा
तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। यह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुँह हाथ धो लिया ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया ने शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दिन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, ये इतने सवेरे किधर सवारी हो गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो, उससे तो तुम्हें जानता ना हो, चरस की टोह में गए थे तुम। नहीं, मेरे चरण छूकर कहता हूँ मैं, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया, और मीठा मीठा। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुँह साफ कह देता है, ये बहाना है। चरस गांजा, इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक नहीं मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की जूझ सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हो। जानो, यहाँ कोई इनकी लौंडी है? देवी दिन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक ये नहीं बताओगे भीतर घुसने नहीं दूंगी। देवी दिन ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी। तुमने कान नहीं पकड़वाया था कि अब कभी अखबारों के नगीच ना जाऊंगा? बोलो, यही मुँह था या कोई और? तो बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ। वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियाँ तोड़ोगे? देवी दिन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपया है भैया, गिन लो। देख, यह रुपये वसूल करने गया था। जी नहीं मानता तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपये में आग लगा दूंगी। तुम रुपये मत लेना भैया, जान से हाथ धो लोगे। अब सेहत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे। फेंक दो उसके रुपये, जितने रुपये चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त थोड़ा शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लोगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपये लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, तुम्हें कुछ भेजा भी नहीं। मेरा घर तो यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र हुए दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े मेज रख लेना। 2-1 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दिन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने विहसित और पुलकित नज़रों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूँगी, इस उधर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो उसने घर भी कभी नहीं मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग करने बैठ गया कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे, नेम कर्म से रहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों में प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार अपने आप ही मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म नहीं लूँगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटिक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में ही खाऊंगा। जब माँ बाप खटिक हैं तो बेटा भी खटिक। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो वो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है,
खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते, कोई कोई शराब पीते हैं, सदा वो भी लुक छुप कर। उसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो आंचल में आनंद के निधि भरे हुए हो। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। उसके साथ यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल जाता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस उठता था। वह उसे प्रसन्नमुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उठकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी बड़ी मनहूसियत छा गई थी। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन भी करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत नहीं थी, दिखावा भी नहीं था और ईर्ष्या भी नहीं थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर नहीं मिला था, और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी नहीं थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जटपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु ये दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियाँ कहाँ बिसाएगी, सच्चा माल कहाँ पाएगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात ले आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास जा बैठती और इधर उधर की बातें किया करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती, उसके बाल गूंथती। गोपी और विशंबर से भी अब स्नेह हो गया था। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने भी ले जाती। शाम से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ यहाँ खेलते। उनके रोने, चिल्लाने, झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद मिलता था। वकील साहब को भी अब रमा के घरवालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठी स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनका दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्शन और सनाटोजोन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला ही नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य हैं, अब की उन्हीं के इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे तो ले जाना नहीं चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार होकर आई हूँ। मुझे वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूँ या उनकी बीमारी को? बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी उन्हें अच्छा कर दे तो इस बीमारी की जड़ टूट जाए तो मैं खुशी से दे दूं। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक जाओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊँ, महीने 2 महीने लग जाएं, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूटेगी वापस नहीं आऊँगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहाँ से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूँ बहन, जाने भी पाऊँ?
यहाँ दिन भर ये आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। यहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में ही है, तो जरा इधर उधर की खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर करना। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, ये मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी ना? हाँ अवश्य, रोज़ नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूँगी, मगर तुम भी जवाब देती रहना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्लित मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो है नहीं। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज में कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझसे खींची खींची क्यों रहती हो? मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर ना रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपये तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हो गया? बहनों में तो ऐसा कोड़ी कोड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो ज़रूर मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी भी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर ये भाव कभी मेरे मन में नहीं था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दिशा में भी तुमसे मांगने में कोई संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर ये विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूँगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा नहीं मिलती। ये कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके जाते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्ज्वल, रमणीय। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूँगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी नहीं हुआ था। वह उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। वह सचमुच अभाग्नी है, और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन की आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था, कोई कष्ट नहीं हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी भी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज़्यादा जगह की वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। हाथे में तरह तरह के फल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग इधर हवाखोरी के लिए अक्सर आया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार हो जाते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा इससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि वह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी?
तो कहते हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझते अब ये अच्छे हो रहे हैं। कविराज से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी। मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊँ? मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मुझे यहीं सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो तो शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आया। रमा को पा जाने की आनंद में आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वे पार्क में बैठे मिल जाएं तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आके तो सब भूल गई। वकील साहब ने सागरे कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज़ घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी? मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे न दिखाई दिया। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वे शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछने से उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बैठा दो टीमल। पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। ये पथ्य मुझे मारे डालता है। दूध देकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फ़ायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी सो देख ले। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख ले, बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी सो देख ले, आप ऐसी बातें न करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं। सो देख लें। कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। सो देख लें। आप मानो चाहे ना मानो। मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगले के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुँह उधर किया। प्रेत बाधा को वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि ये सब प्रवंचना है, ढोंग है। लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करके मुंह उधर कर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को शुद्धित नज़रों से देखकर कहा, ले जाओ, अब नहीं पीऊँगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज? जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हो तो वह भी उसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उसके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है पर कम हुआ है। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो तो उनका दम अब पहले से ज़्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी चद्र की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधों मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते।
सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों से आंसू की बूंदें मचल रही थीं। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हो मुस्कुराकर बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय नहीं हुई थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ। नहीं, वह घूम कर आती होगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ गई? कुछ उसका पता चला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं नहीं दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वो भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना। वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लूँ। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुई थी। एकाएक उसने पूछा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूँ। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार, निष्पन्न, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रु कंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वे विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बहन और किस दिन काम आएंगे? संकट में ही तो अपने काम आते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने तो कुछ कहा नहीं, क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता की याद आई। उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेह में आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्दी उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। वह आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसों। रतन ने उसकी ओर कठोर नज़रों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने चला आया? भोजन भी ऐसी चीज़ है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियाँ उमड़ गईं। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। रतन ने अविश्वास के अंदाज में देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज? महाराज की आंखें डबडबा गईं। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा? अपना तो कोई बस है नहीं। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, वह इन बातों से कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना। सरकार चिढ़ेंगे? मैं कहती हूँ ना, बुला लाना। वह कहते हुए कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला।
दिल घबरा रहा है बहन। जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन, बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज़ है। जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या। वह तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे, निर्जन, कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊँगी? कौन मेरा रोना सुनेगा और कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश ही नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगाई पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माता जी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आ गई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। धन्यवाद। मिलते हैं गबन के अगले एपिसोड के साथ।